अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है जिनजाद। उसने जमील से कहा, तुम जाओ, जब जरूरत होगी तुम्हें बुलवा लूंगा। शुक्रिया सर, ये कहकर जमील कमरे से निकल गया। फहरिस्त में अब कितने अफराद के नाम और बाकी हैं? मैंने कमर अहमद से दरियाफ्त किया। अभी 5 अफराद और हैं सरकार, कमर अहमद ने बताया। उन्हें अभी एक एक करके बुलवा ही लो तो अच्छा है। मुमकिन है कोई और काली भेड़ पकड़ी जाए, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। फिर यही हुआ। एक और शख्स साकिब इस केस के बारे में सेठ अब्दुल रज़्ज़ाक को मालूमात फराहम करता रहा था। सेठ ने बाकायदा उसका भत्ता बांध रखा था। इस तरह मुश्तबा बड़े कारोबारी अफराद की फहरिस्त में से 2 नाम सामने आए जिनका इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक जाहिर होता था। सेठ अब्दुल रज़्ज़ाक से मैं जाती तौर पर भी वाकिफ था। हाँ, मलक अफजल मेरे लिए अजनबी था। साकिब और जमील के सिलसिले में दफ्तरी कार्रवाई करना तुम्हारा काम है कमर अहमद, मैंने कहा, लेकिन ये कार्रवाई फिलहाल ना की जाए तो बेहतर है। इन दोनों ही को नहीं मालूम कि उन्होंने क्या बताया है। उनकी इस बेखबरी से तुम क्या फायदा उठा सकते हो, ये शायद हमें बताने की जरूरत नहीं। जी हाँ सरकार, इन दोनों की नकलो हरकत पर नजर रखकर बहुत सी और नई बातें सामने आ सकती हैं। कमर अहमद मेरी तायद में बोला। मैं समझ गया सरकार कि आप क्या चाहते हैं। गालिबन तुम्हारे दफ्तर में हमारी आमद का मकसद खासी हद तक पूरा हो चुका है। अब तुम हमारे पास आओगे ताकि हम तुम्हारी मजीद रहनुमाई कर सकें। कब हाजिर हो जाऊं सरकार? कमर अहमद ने पूछा। आज रात ही मगरिब के बाद आ जाना, मैंने जवाब दिया और उठ खड़ा हुआ। सरकार, आप जहां तशरीफ ले जाना चाहें। मैं कार में नहीं, मैं बोल उठा और बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसी के साथ मैंने इंसानी कालब छोड़ दिया, क्योंकि मुझे जल्द अज जल्द सेठ अब्दुल रज़्ज़ाक के दफ्तर पहुंचना था। इस मामले को अब मैं मजीद तूल देने के हक में नहीं था। मैंने बुलंद आवाज में खुदा हाफिज कहा और कमर अहमद की तरफ मुड़कर देखा। उसका मुंह हैरत से खुला हुआ था। जवाब में वो खुदा हाफिज भी न कह सका और फिर मैं वहां नहीं रुका। मैं चंद ही लम्हों में सेठ अब्दुल रज़्ज़ाक के दफ्तर पहुंच गया। अब मैंने दोबारा इंसानी कालब इख्तियार कर लिया था। सेठ अब्दुल रज़्ज़ाक मुझे देखते ही खिल उठा। मुझको मालूम था मकसूद मियाँ कि एक ना एक दिन तुम खुद चलकर मेरे पास आओगे। उसके पास 2 मेहमान और भी बैठे थे जिनसे उसने माजरत कर ली कि वो फिर किसी वक्त आकर मिल लें। उन मेहमानों के जाते ही मैंने सेठ अब्दुल रज़्ज़ाक की गलतफहमी दूर कर दी और बोला, सेठ, मैं इस वक्त तुमसे तुम्हारे कारोबार में शिरकत पर गुफ्तगू करने नहीं आया। तो फिर क्या बात है, बोलो ना बाबा। सेठ अब्दुल रज़्ज़ाक का लहजा एकदम बदल गया। ये बताओ सेठ कि तुमने एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर साकिब का भत्ता क्यों बांध रखा है? ये सवाल करके मैंने उसके जहन को मुतहर्रिक कर दिया। तवक्को के मुताबिक मेरे सवाल पर वो चौंक उठा। अब मेरी तवज्जो उसके जहन में उभरने वाले ख्यालात पर थी। जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और कहने लगा, ये तुमको किसने कह दिया मकसूद मियाँ? मेरा क्या ताल्लुक इन लोगों से? मैं तो ऐसा धंधा ही नहीं करता बाबा। मुझे क्या जरूरत है किसी का भत्ता बांधने की? मैं तो तुम्हें ये बताने आया था सेठ कि तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। तुम मुझी से सही बात छुपा रहे हो। मुझे मालूम है कि किसने तुम्हारे कांधे पर बंदूक रखकर चलाई है। तुम कहो तो उसका नाम भी बता दूं? मैं उसके चेहरे का जायजा लेते हुए बोला, दोस्ती में भी किसी पर अंधा इत्माद नहीं करता सेठ। मेरे आखिरी अल्फाज सुनते ही सेठ अब्दुल रज़्ज़ाक सोचने लगा, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि मलक अफजल ने मुझे फंसवाया है। उसी के साथ उसके चेहरे का रंग बदल गया। अब वो किसी कदर फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। चंद लम्हे खामोशी के बाद उसने मुझसे कहा, मकसूद मियाँ, तुमको जब इस बात का पता चल ही गया है तो फिर ये भी मालूम होगा कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो खाम में फंस गया बाबा। मेरे को सामने करके वो तो बच गया। तुम्हें अपने दोस्त से ये तो पूछना ही चाहिए था सेठ कि वो खुद एंटी करप्शन के इंस्पेक्टर से मामला तय क्यों नहीं कर लेता। गलती मेरी ही थी, उसने जवाब दिया। मेरे ही मुंह से उसके सामने एक दफा ये बात निकल गई थी कि एंटी करप्शन का एक अफसर मेरा जानने वाला है। कुछ ही दिन के बाद मलक अफजल ने मेरे को एक काम के लिए बोल दिया। कहने लगा कि उस इंस्पेक्टर से तुम्हारी जान पहचान है, इसलिए तुम ही बात करके उसका भत्ता बांध दो। मैंने इंस्पेक्टर को बुलवा कर उससे बात कर ली और वो मान गया। पहले भी मैं इस इंस्पेक्टर से काम ले चुका था। मेरे को वो इंस्पेक्टर जो आकर बताता है मैं मलक अफजल को बोल देता हूँ। भत्ता भी वो हर महीने की पहली तारीख को भिजवा देता है। मैंने सोचा मेरा क्या जाता है अगर एक दोस्त का काम बन रहा है। मुझको क्या पता था कि इस तरह मैं खुद अपनी गर्दन में फंदा डाल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साकिब ने तुम्हें ये नहीं बताया सेठ कि स्मगलिंग के सिलसिले में जिन बड़े कारोबारी लोगों पर शुबा किया जा रहा है तुम्हारा नाम भी उसमें शामिल है? वो ये भी बोला था कि मेरे को इसीलिए तो और फिक्र हो गई। मैंने मलक अफजल से भी बात की कि क्या करना चाहिए। उसने मेरे को तसल्ली दी कि मुझे डरने की क्या जरूरत है जब ऐसी कोई बात ही नहीं। उसकी बात मेरे दिल को लगी कि वो ठीक कह रहा है। अब तुम्हारी बातों से मुझको ऐसा पता लग रहा है मकसूद मियाँ कि मलक अफजल ने मेरे साथ धोखा किया है, वरना मेरे खिलाफ इंक्वायरी क्यों शुरू होती। अब मेरे को मालूम हो गया मकसूद मियाँ, तो मेरी हमदर्दी में मुझको ये बातें बताने आए हो। हाजी साहब मुझसे गलत नहीं बोले थे कि तुम बहुत काम के आदमी हो। मकसूद मियाँ, अब तुम ही मुझको इस लफड़े से निकाल सकते हो। मेरे खिलाफ इंक्वायरी रुकवाने में जितना पैसा भी लगेगा मैं तुम्हारे को दे दूंगा। सेठ अब्दुल रज़्ज़ाक का जहन पढ़कर मुझे ये मालूम हो गया कि वो इस मामले में मुलव्वस नहीं है। मैंने इसीलिए उससे कहा, तुम कोई फिक्र ना करो सेठ,
मुझसे तुम्हारे लिए जो हो सका वो जरूर करूंगा। तुमसे मुझे सिर्फ ये कहना है कि मलक अफजल से इस बात का बिल्कुल जिक्र ना करना, वरना बात बिगड़ जाएगी। अभी मेरी बात खत्म हुई थी कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। सेठ अब्दुल रज़ाक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और बोला, हेलो। अच्छा तुम अलमास बोल रही हो? हाँ बोलो। आज रात की फ्लाइट से ढाका जा रही हो? हाँ। अलमास का नाम सुनते ही मैंने सेठ अब्दुल रज़ाक के जहन पर तवज्जो देना शुरू कर दी। ये वो नौजवान और खूबसूरत लड़की थी जिसके ईमा पर यह रिपोर्ट लिखी गई थी कि मलक अफजल हर किस्म के शक व शुबे से बालातर है। अब ये नई बात सामने आई थी कि इस लड़की का ताल्लुक अब्दुल रज़ाक से भी है। अब मलक अफजल से भी पहले अलमास से मिलना जरूरी हो गया था। सेठ अब्दुल रज़ाक ने जैसे ही अलमास से बात करके फोन रखा, मैं बोल उठा, अच्छा सेठ मैं चलता हूँ। मैंने सेठ से अलमास के बारे में कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसका जहन पढ़कर मुझे हर बात मालूम हो चुकी थी। मैं अगर आज ही अलमास से ना मिलता तो वो मेरे हाथ से निकल जाती। मैं जब उठने वाला था तो सेठ अब्दुल रज़ाक ने मुझे मुतमईन करने के लिए कहा, अब मेरे को पूरी तरह यकीन हो गया है कि मलक अफजल ने जानबूझकर मुझे इस केस में फंसवाया है और खुद साफ बच गया। दोस्ती की आड़ में मलक अफजल ने मेरे को फरेब। सेठ अब्दुल रज़ाक कुछ कहते कहते एकदम रुक गया। उसके चेहरे पर दहशत के आसार थे और आंखें दफ्तर के दरवाजे की तरफ उठी हुई थी। मेरी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। मैंने तेजी से मुड़कर देखा। दरुस्त चेहरे वाला एक दराज कद शख्स दरवाजे के करीब खड़ा था। उसके हाथ में मुझे रिवॉल्वर नजर आया। रिवॉल्वर की नाल सेठ अब्दुल रज़ाक की तरफ उठी हुई थी। एक लम्हे का शायद वो 1000वां हिस्सा होगा कि जब मैं अपनी जगह से उछला और दरस्त चेहरे वाले दराज कद शख्स पर छलांग लगा दी। कलाई पर हाथ डालते ही मैंने रिवॉल्वर का रुख छत की तरफ कर दिया। सेठ अब्दुल रज़ाक का दफ्तर गोली चलने की आवाज से गूंज उठा। दूसरे झटके में रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर गिर गया। सेठ अब्दुल रज़ाक को जैसे सकता हो गया। वो तो पलकें झपकाना तक भूल गया था। फिर मैंने दुरुस्त चेहरे वाले को संभलने का मौका नहीं दिया। चंद ही लम्हों के बाद वो आंखें फाड़े जमीन पर पड़ा था। सेठ अब्दुल रज़ाक इस तरह चौंका कि कोई भयानक ख्वाब देखते देखते जाग उठा हो। मैंने उसे टेलीफोन का रिसीवर उठाते देखा। नहीं सेठ, मैं बोल उठा, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। उसने हैरान सा होकर मुझसे पूछा, फिर क्या बोलते हो तुम? अभी तुम मेरे को ना बचाते तो ये मुझको खलास कर देता बाबा। सेठ अब्दुल रज़ाक की बात को नजरअंदाज करते हुए मैंने उससे कहा, दरवाजा बंद कर दो सेठ। पुलिस दरमियान में आ गई तो फिर पता नहीं चलेगा कि शख्स कौन है और किसने इसे यहाँ भेजा था। मेरी नजरें ये कहते हुए भी उसी दुरुस्त चेहरे वाले पर जमी रही। वह अब कराहते हुए कोहनी के बल उठने की कोशिश कर रहा था। मेरे कहने पर सेठ बड़बड़ाता हुआ अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मेरी खोपड़ी में तो ये बात नहीं आई कि चौकीदार और साला चपड़ासी किधर मर गया जो ये मेरे को कत्ल करने दफ्तर में डायरेक्ट घुस आया। सेठ ने अब अपने हवास पर काबू पा लिया और दरवाजा बंद करने के लिए बढ़ रहा था। इससे पहले कि दुरुस्त चेहरे वाला उठकर खुद खड़ा होता, मैंने झपट कर उसके गिरेबान पर हाथ डाला और फिर उसे सीधा खड़ा कर दिया। कौन हो तुम? मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। मुझसे टक्कर लेकर तुम अच्छा नहीं कर रहे। खिलाफे तवक्को वो किसी सांप की तरह फनकारा। मैंने तुमसे जो सवाल किया है उसका जवाब दो, वरना। अपना जुमला अधूरा छोड़कर मैंने उसके गिरेबान को झटका दिया। छोड़ दो मेरा गिरेबान, वो गुर्राया। तुम्हें शायद खबर नहीं कि रहीम दादा के गिरेबान पर हाथ डालने वाला जिंदा नहीं रहता। तो रहीम दादा हो तुम? मैंने अचानक उसका गिरेबान छोड़ दिया। बम्बई वाले रहीम दादा? अब मेरी तवज्जो उसके जहन पर मरकूज हो चुकी थी। वो मेरी बात सुनकर चौंका। तुम जानते हो मुझे? उसके लहजे में हैरत थी। हाँ रहीम दादा। मैं ये कहता हुआ आगे बढ़ा और कुर्सी के नीचे पड़ा हुआ रिवॉल्वर झुककर उठा लिया। मुझे तो ये भी मालूम है कि तुमने सेठ को कत्ल करने का सौदा कितने में किया था। रिवॉल्वर का चैम्बर खोलकर मैंने गोलियां निकाल ली और खाली रिवॉल्वर उसकी तरफ उछालते हुए बोला, लपको। रिवॉल्वर की गोलियां मैंने अपनी जेब में डाल दी। तुम भी मुझे कोई पहुंचे हुए लगते हो। रहीम दादा मुझसे मुखातिब हुआ। लेकिन तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। इस बात को छोड़ो रहीम दादा कि तुमने पहले मुझे क्यों नहीं देखा। मैं बोला, आज रात को 10 बजे वो काली निकाब वाला अगर तुमसे वादे के मुताबिक मिलने आए तो उसके 25,000 रुपये वापस कर देना। बात खत्म। और मैंने उसे जो जुबान दी थी कि काम हो जाएगा, क्या अपनी जुबान से फिर जाऊं? अपने आदमी होकर तुम ये क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो? सौदा करके जुबान से फिर जाना रहीम दादा ने नहीं सीखा। ये बात मेरे असूल के खिलाफ है। वो मुझसे इस तरह बात कर रहा था जैसे मैं भी उसी की तरह कोई जराइम पेशा हूँ। यानी सेठ को तुम हर हाल में कत्ल करना चाहते हो? मैंने सवाल किया। देखो, मुझे बकिया 25,000 मिलने ना मिलने का कोई गम नहीं। मिले ना मिले, वो मुझे समझाने लगा, बात जुबान की है, चाहे उसके लिए तुम्हें अपनी जान देनी पड़े। मेरे तेवर बदल गए। क्या मतलब? तुम सेठ को कत्ल नहीं कर सकते? तुम रोकोगे मुझे? तुम? ये कहते हुए उसने इंतहाई तेजी के साथ अपने नेफे में इटसा हुआ खटकेदार चाकू निकालकर खोल लिया। मैं उसकी बचगाना हरकत पर हंस दिया और बोला, क्यों तुम्हारी खाल खुजा रही है? इतना पीट कर भी तुम्हारी मोटी अकल में ये बात नहीं समाई कि सेठ को कत्ल करना तुम्हारे बस में नहीं। बेहतर यही है कि तुम चाकू दोबारा अपने नेफे में अड़स लो और मैंने जो कुछ कहा है मान लो। सेठ अब्दुल रज़ाक का चेहरा फक हो गया। उसे मैंने हाथ से एक तरफ हटा दिया। वो दीवार से जा लगा।
رحیم دادا کے ہاتھ سے چاقو چھین لینے اور اسے دوبارہ زمین چاٹنے پر مجبور کرنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس کا چاقو اب میرے ہاتھ میں تھا۔ سیٹھ، تم اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ، میں نے دیوار سے لگے ہوئے سیٹھ عبدالرزاق سے کہا۔ مگر یہ سیٹھ نے ہکلا کر رحیم دادا کی طرف اشارہ کیا۔ مقصود میاں، اسے پولیس کے ہینڈ اوور کر دو۔ نہیں، میں نے انکار کر دیا اور بتایا، اس علاقے کے تھانے دار کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ تمہیں قتل کیا جانے والا ہے۔ رحیم دادا جیسے بندے کبھی کوئی کچا ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اگر پولیس رحیم دادا کو پکڑ بھی لے گئی تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو بڑا ظلم ہے مقصود میاں، پھر تو کوئی قانون ہی نہ ہوا۔ سیٹھ کے خوف پر غصہ غالب آ گیا۔ معاف کرنا سیٹھ، تم لوگوں کو قانون اس وقت یاد آتا ہے جب تمہارا کوئی فائدہ ہو، ورنہ تو خیر چھوڑو، یہ ان باتوں کا وقت نہیں۔ ابھی رحیم دادا سے بھی مجھے معاملہ طے کرنا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے رحیم دادا کی طرف دیکھا۔ اسے میں نے پانی پلایا۔ اسی عرصے میں سیٹھ عبدالرزاق اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ اپنی جیب سے میں نے چاقو اور گولیاں نکالی، پھر انہیں رحیم دادا کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ چیزیں میرے کام کی نہیں رحیم دادا، تم انہیں… ارے بابا، یہ کیا کرتے ہو؟ سیٹھ عبدالرزاق اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے اچھل پڑا۔ یہ تو میرے کو صفا صفا مار دے گا۔ رحیم دادا نے اپنے بے قابو سانسوں پر قابو پاتے ہوئے میری طرف نگاہ اٹھائی تو میں دوستانہ انداز میں مسکرا دیا۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ رکھ لو انہیں جیب میں رحیم دادا، میں نے نرمی سے کہا۔ میری توقع کے مطابق رحیم دادا نے دونوں چیزیں اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی تو سیٹھ کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت واپس آئی۔ سیٹھ، تم رحیم دادا کو 5,000 روپے دے دو، میں بولا۔ 5,000؟ مگر کس بات کے مقصود میاں؟ رحیم دادا نے 5,000 روپے تھانے دار کو دیے تھے۔ ان کے پاس 25,000 روپے میں سے اب صرف 20,000 روپے باقی ہیں۔ تمہیں قتل کرنے کے جو 25,000 روپے انہوں نے ایک پارٹی سے لیے تھے وہ واپس کرنے ہیں۔ یہ 5,000 کا گھاٹا کیوں اٹھائیں؟ سیٹھ عبدالرزاق اور رحیم دادا دونوں مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ جلدی کرو سیٹھ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سیٹھ کو میری ہدایت پر عمل کرنا ہی پڑا۔ پھر بڑبڑایا، تم بھی خوب آدمی ہو مقصود میاں، جو میرے کو قتل کرنے آیا تھا اسی کو 5,000 روپے دلوا رہے ہو۔ ٹھیک ہے نا رحیم دادا، تمہارے ساتھ نا انصافی نہیں ہوئی نا؟ رہی زبان سے پھر جانے والی بات، تو زبان جان سے بھی زیادہ پیاری نہیں ہوتی۔ جان ہے تو جہان ہے، کبھی کبھی زندگی میں ایسے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں رحیم دادا۔ اب تم جاؤ۔ جاؤں؟ رحیم دادا نے اس طرح پوچھا جیسے اسے میری بات پر یقین نہ آیا ہو۔ ہاں اور کیا، میں نے پرسکون آواز میں کہا۔ اب مزید کہنے سننے کے لیے کیا باقی رہ گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب تم چلنے پھرنے کے قابل ہو، تم سے پھر کبھی ملاقات ہو سکتی ہے؟ رحیم دادا نے دریافت کیا۔ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، میں نے جواب دیا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ رحیم دادا دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر اٹھا اور پھر لنگڑاتا ہوا دفتر سے نکل گیا۔ سب کچھ سیٹھ عبدالرزاق کے سامنے ہوا تھا، پھر بھی وہ مطمئن نہیں تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، مقصود میاں، کیا اب وہ واقعی میری جان نہیں لے گا؟ کہیں وہ پھر کسی اور دن نہ آ جائے؟ اب وہ نہیں آئے گا سیٹھ، تم اتنے گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں نے اسے تسلی دی۔ میرے کو تو آج معلوم پڑا کہ تم مارا پیٹی بھی کر لیتے ہو، سیٹھ نے اپنی دانش میں مجھے خوش کرنے کے لیے کہا۔ اس نے زبردستی مسکرانا چاہا تھا مگر چہرے پر ابھی فکر مندی ہی کے آثار تھے۔ اب اسے یہ تشویش تھی کہ کس نے رحیم دادا کو بھیجا تھا اور کون اسے قتل کروانے کے در پہ تھا۔ یہی بات اس کی زبان پر بھی آ گئی۔ مجھے کیا خبر سیٹھ، وہ کون ہے؟ میں نے جواب دیا، خود رحیم دادا کو بھی پتا نہیں، لیکن تم کسی کالی نقاب والے کا اس سے بولے تھے، میرے کو یاد ہے۔ میں نے تو بس ایسے ہی اندھیرے میں تیر چلا دیا تھا جو صحیح نشانے پر بیٹھ گیا۔ ایسے معاملوں میں قتل کروانے والے خود سامنے نہیں آتے۔ میں نے بات بنا دی، ابھی تو اپن کا کسی سے دشمنی بھی نہیں۔ وہ بڑبڑانے لگا، سالا خالی کھول بیٹھے بیٹھے یہ لفڑا چل گیا۔ پھر وہ مجھ سے مشورہ طلب انداز میں بولا، تم بولو مقصود میاں، تو میں کچھ دن کو اپنے ڈھاکہ والے دھندے کو چالو کرنے کے لیے ادھر چلا جاؤں؟ لیکن وہ کچھ کہتے ہوئے چپ ہو گیا، پھر خود ہی کہنے لگا، لیکن ادھر تو ملک افضل بھی ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارا کاروبار الگ ہے، اس کا الگ۔ میں بولا، ادھر بھی مشینری وغیرہ تو سب لگ گیا ہے، کام شروع نہیں ہوا۔ ملک افضل ہی مجھ کو بولا تھا کہ ادھر بہت مال ہے، لیبر بہت سستا مل جائے گا، الماس بھی وہیں جا رہی ہے۔ میں نے دانستہ چٹکی لی، وہ تو ملک افضل اور تمہارا دونوں ہی کا خیال رکھتی ہے۔ تم کو کیسے پتا؟ سیٹھ عبدالرزاق چونک اٹھا۔ تم اس کو جانتے ہو؟ جانتا تو نہیں، لیکن جان جاؤں گا، میں نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ پھر کہا، میں کیا جانتا ہوں کیا نہیں، تم اس چکر میں نہ پڑو، تمہیں ڈھاکہ جانا ہے تو چلے جاؤ۔ ویسے یہاں بھی کم از کم رحیم دادا کی طرف سے تمہاری زندگی کو اب کوئی خطرہ نہیں، لیکن وہ کالی نقاب والا کسی اور کو مال دے کر میرے پیچھے لگا دے گا پھر۔ سیٹھ بولا، نہ بابا، تم میرے کو کراچی سے جانے دو۔ میں نے دھیرے سے ہنس کر کہا، تو میں کب تمہیں روک رہا ہوں، ضرور جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو مقصود میاں، سیٹھ بول اٹھا، اپنا وعدہ یاد رکھنا کہ میرے خلاف اینٹی کرپشن کی انکوائری رکوا دو، مال جتنا بھی خرچ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اس نے اپنی میز کی اوپر والی دراز کھول کر ایک چیک بک نکالی اور قلم کھول کر بولا، ابھی بولو کتنے کا چیک کاٹ دوں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بس ملک افضل کو اس کی ہوا نہ لگنے دینا،
जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ, एक और बात, लाड प्यार में आकर अलमास को भी कुछ ना बताना, समझ गए मेरी बात अच्छी तरह? मैंने उसे ताकीद की। बिल्कुल समझ गया बाबा, मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ कि सबको ये बात बोलता फिरूं, सेठ ने कहा। फिर पार्टनरशिप वाली बात दोहराई। मेरी ऑफर अब भी है, सोच लेना। मैं कुछ कहे बगैर मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर आकर देखा तो सेठ का चपड़ासी बेहोश पड़ा था। राहदारी में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, सो मैंने इंसानी कालब छोड़ दिया और फिर एक 5 स्टार होटल के बंद कमरे के अंदर पहुंच गया। उसकी उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होगी, मगर जिस्म की सारी तनाबें अभी तक पूरी तरह खिंची हुई थी। बड़ी बड़ी आंखें, कद लंबा, रंग गोरा, चेहरा पुरकशिश और जिस्म पर गहरे सब्ज रंग की साड़ी। कुछ औरतें खुद को बहुत संभाल संभाल कर खर्च करती हैं। अलमास भी मुझे ऐसी ही आदमजादियों में से लगी। अलमास एक ऐसे गैर मुल्की रिसाले का मुताला कर रही थी जो कम अज कम पाकिस्तान की हद तक ममनुआ ही करार दिया जा सकता था। मैंने दानिस्ता इंसानी कालब इख्तियार नहीं किया और उसके करीब जाकर कहने लगा, ऐसे रिसाले शरीफ औरतें नहीं पढ़ती। वो उछल पड़ी। रिसाला उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और हसीन और पुरकशिश चेहरे के नकूश खौफ की वजह से बिगड़ गए। उसकी आंखों ने तेजी से हरकत की और खाली कमरे का जायजा लिया। उसी के साथ सांस भी तेज तेज चलने लगी। किसे तलाश कर रही हो सुनीता? मैंने अलमास को उसका असल नाम लेकर मुखातिब किया। इस कमरे में तुम्हारे सिवा और कौन है? इस मर्तबा वो एकदम उछलकर खड़ी हो गई और फिर उसके गुलाबी होंठ हरकत में आ गए। मैं चौकन्ना होकर पीछे हट गया और मुझे कोई खतरनाक आदमजादी महसूस हुई। वहां आने से पहले मुझे हरगिज ये अंदाजा नहीं था कि किसी ऐसी औरत से मेरा सामना होगा, और यही मेरी गलती थी। मैं अभी सिर्फ उसका असल नाम ही मालूम कर सका था। मैंने दोबारा उसके जहन पर तवज्जो दी तो झुंझला कर रह गया। मेरे ख्याल की लहरें जैसे अंधेरे की एक दीवार से टकरा कर लौट आई। दानिस्ता मैंने उसके करीब जाने से गुरेज किया और अपनी झुंझलाहट पर किसी कदर काबू पाते हुए बोला, सुना था कि तुम्हारा नाम अलमास है, मगर तुम सुनीता निकली। रद्द अमल में इस बार सुनीता के होंठों पर बड़ी पूरी सरार सी मुस्कुराहट उभरी। उसके चेहरे पर अब खौफ नहीं था, हैरत की जगह भी अब पहले जैसी कशिश ने ले ली थी। वह झुकी और आरामदेह कुर्सी के करीब पड़ा हुआ रिसाला उठाकर करीबी मेज पर रख दिया। फिर धीमी आवाज में कहने लगी, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, मेरे कमरे में किस तरह दाखिल हुए और मुझे नजर क्यों नहीं आ रही, लेकिन अब तुम्हारा कोई वार मुझ पर नहीं चलेगा। अगर यकीन नहीं तो मेरे पास आकर देख लो। मैं तुम पर कोई वार करने तो नहीं आया। मैंने भी बतौरे मसलहत नरमी से काम लिया। तो फिर क्या सिर्फ मेरे दर्शन करने आए थे? वो धीरे से हंस दी और फिर दोबारा आराम कुर्सी पर नींद दराज हो गई। तुम्हारा दर्शन करने के लिए मलक अफजल और सेठ अब्दुल रज़्ज़ाक जैसे बहुत से लोग मौजूद हैं। ये अल्फाज अदा करते हुए मैंने उसके चेहरे का जायजा लिया और मुझे नाकामी नहीं हुई। उसके चेहरे पर खिंचाव सा पैदा हो गया। अपनी बात जारी रखते हुए मैंने मजीद कहा, मुझे किसी का झूठा खाना खाने का शौक नहीं। मैं तो तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था, क्योंकि तुम्हारा और मेरा मकसद एक है। वो किस तरह? ये सवाल करते हुए उसकी चौड़ी पेशानी पर बल पड़ गए। इस मुल्क की जड़ें खोखली करना जो अभी ठीक तरह से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। मैंने उस आदमजादी के बारे में जो अंदाजा लगाया था उसी को मद्देनजर रखते हुए जवाब दिया, बोलो, जब यहाँ के अवाम भूखे मरने लगेंगे, जरूरियात जिंदगी की अशिया मार्केट से गायब हो जाएंगी, तो वो हुकूमत के खिलाफ होंगे कि नहीं? सुनीता के चेहरे पर मेरी बात सुनते ही कई रंग आकर गुजर गए। उसका चेहरा गवाही दे रहा था कि अंधेरे में चलाया हुआ तीर निशाने पर लगा है। लेकिन तुम हो कौन? उसकी आवाज से उलझन जाहिर होने लगी। मैं भी तुम्हारी ही तरह का एक इंसान हूँ, तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तुमने इतनी शक्ति कैसे हासिल कर ली? मुझे मालूम था कि वो ये सवाल जरूर करेगी, सो फौरन बोला, मैंने ये शक्ति हासिल करने के लिए बड़े जतन किए हैं। बरसों मैंने दुर्गा देवी का जाप किया है। मेरा जवाब सुनकर उसके चेहरे से किसी कदर इत्मीनान झलकने लगा। चंद लम्हे जैसे वो कुछ सोचती रही, फिर कहा, अगर तुम ठीक कह रहे हो तो फिर आदमी की जोर में क्यों नहीं आ जाते? मैं भी तुमसे दोस्ती चाहती हूँ। मैं तो खुद भी दुर्गा देवी की दासी हूँ। मैंने इंसानी कालिब इख्तियार करने में देर नहीं की, लेकिन ये कालिब बिल्कुल नया था। मकसूद के कालिब में उसके सामने जाहिर होना मुझे खिलाफे मसलहत लगा। सामने पड़ी हुई एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए सुनीता ने मुझसे बैठने को कहा और मेरे नए इंसानी कालिब का भरपूर जायजा लिया। तुम भी खूबसूरत हो, उसने मुझ पर अपनी नजरों के तीर चलाए, और तुम इंतहाई खूबसूरत हो, लेकिन काश तुम्हें एक तवाइफ का रूप ना धारना पड़ता। मैं जानबूझकर हसरत भरी आवाज में बोला, जैसे उसके हुस्ने मुझे मुतासिर किया हो, मगर किरदार की कजी पर धुक हो। मजबूरी थी जिसकी वजह से मुझे अपने जिस्म का सहारा लेना पड़ा, लेकिन यकीन करो कि मैं वैश्या नहीं हूँ। सुनीता ने अपनी सफाई पेश की। मैं इन दो कुर्सियों में से एक पर बैठ गया, जो आराम कुर्सी से जरा फासले पर बैठ के करीब पड़ी थी। तो मुझे काम के आदमी जान पड़ते हो। वो फिर बोली, अपना तारुफ नहीं कराओगे मुझसे? मेरा नाम सुखबीर है और मेरा ताल्लुक हिंदू मुहासबा से है। मैंने अपना ताल्लुक एक इंतहापसंद हिंदू सियासी जमात से जाहिर किया। रहने वाले कहाँ के हो? सुनीता ने पूछा। बरेली का, मैंने बताया, जहाँ का सुरमा मशहूर है और इस वक्त तुम्हारी कजरारी आंखों में लगा हुआ है। तुम्हें पसंद आई मेरी आंखें? वो मुस्कुराई। पसंद तो पूरी की पूरी आई थी। मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। बोलो ना, तड़पा क्यों रहे हो?
सुनीता ने सदा से कहा कि अगर मेरी जगह यासिफ होता तो फौरन हथियार डाल देता, मगर मैं अब बदल चुका था। मुझ पर हसीन आदमजादियों का जादू चलना मुश्किल था। अब ये हरबे मेरे पत्थर दिल को ना पिघला सकते। सुनीता एक बदकिरदार औरत थी। मैंने इसीलिए उसे रुझाने और शीशे में उतारने के लिए एक ऐसा कालिब इख्तियार किया कि जिसके हसूल की वो तमन्ना कर सके। मलीचों से तुम्हारे संबंध ने मेरे मन को दुखी कर दिया है सुनीता। उतरन अपनों की हो तो भी आदमी सोच ले कि चलो कोई बात नहीं, इसने मेरी बात काट दी। बार बार ऐसी बातें ना करो, मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ता है। बलिदान किसे कहते हैं? तो क्या एक तुम ही बलि चढ़ने को रह गई थी? मेरा लहजा ऐसे आशिकों जैसा था जो किसी सबब अपनी महबूबा के करीब नहीं जा पाते। तुम्हें जो दुख है सुख है बैर, तुम जिस आग में जल रहे हो उसकी लपटें मेरे तन मन को भी जलाए दे रही हैं। पर अब क्या हो सकता है? क्या तुम भूल नहीं सकते कि मैंने अपने देश की खातिर कोई बलिदान दिया है? ये कहती हुई वो उठी और मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगी। नहीं सुनीता, रुक जाओ अपनी जगह। मैं भी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। मेरे करीब ना आना, मुझे ना छूना।